अरे भाई वो देख, क्या लड़की है, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूं। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंगाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतड़ियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था।
वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था, जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता, जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका?
वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं। दीपक अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपने गांव के पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था और खेतीबाड़ी संभालता था। जिंदगी उसके मुताबिक ही कट रही थी, लेकिन तभी उसे एक गहरा सदमा लगा, ये जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। उसे एक बीमारी है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब मुश्किल से उसकी जिंदगी का 1 ही महीना बचा है। एक शाम दीपक अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने घूंघट करा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान जमीन पर क्या कर रही हो? वो अनजान लड़की रोते हुए, मेरा नाम मंजू है। अरे मालिक, अब क्या बताए, रास्ता भटक गई हूँ अपने गांव का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई पहचान वाला या दरिया दिल इंसान भी नहीं नसीब हो रहा। तो क्या आज तुम पूरी रात इस बंजर जमीन पर यूं ही रोती रहोगी? तो अब और क्या करूं मालिक, इस अभागन की किस्मत में यही लिखा है। दीपक मन ही मन सोचते हुए, है तो ये कबला नारी ही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना और कल सवेरे सवेरे ही चली जाना। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। दीपक मंजू को आज की रात के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह दीपक एक गहरी लेकिन थकावट वाली रात को पूरा करते हुए बिस्तर से उठता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे मंजू आईने के सामने बाल बनाते दिखती है। उसे देखकर कुछ समय के लिए तो दीपक मदहोश सा हो जाता है। दीपक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। पिछली रात घूंघट के कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। मालिक, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। अरे इतनी जल्दी? चलो बढ़िया सी चाय हो जाए। दीपक चाय बनाकर लाता है। दीपक का पूरा मन था
कि उसके दिल में मंजू के लिए क्या चल रहा है ये उसे बता दे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत कहां। खैर, दोनों साथ चाय पीते हैं और दीपक भी जाते जाते उसे कहता है, मंजू, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम आती रहना मुझे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चलती हूँ। इसके 2 दिन के बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़ने लगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। उसका कोई भी अपना नहीं था और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन तभी उसे मंजू याद आ जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में मंजू का नाम आता है, वैसे ही दरवाजे पर एक घंटी बजती है। दीपक धीमे और थके आवाज में, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ सकते हो। दरवाजे के बाहर मंजू खड़ी थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अरे मंजू, तुम यहां इतनी रात को? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको यूं ठीक कर दूंगी। नहीं मंजू, अब तो डॉक्टर ने भी जान बचाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बस कुछ हफ्तों में मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। उस रात मंजू ने दीपक को गरम पट्टी से सेका और दीपक की भी न जाने कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह हुई तो मंजू पहले से उठकर जागी थी और दीपक के लिए चाय बना लाई। उस पूरे दिन मंजू दीपक की जी जान से देखभाल कर रही थी और कुछ हर्बल दवाइयां भी दी। आज की रात दोनों एक ही पलंग पर आराम कर रहे थे। दीपक खुद पर काबू न पा सका और जाकर मंजू से लिपट गया। मंजू को भी जैसे दीपक की बाहों में एक बहुत हसीन सुकून मिल रहा था। दोनों उस रात खूब इंटीमेट हुए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो शादीशुदा नहीं थे। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल थी। वो भी खुद को रोक ना सकी। अगली सुबह जब दीपक की नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे किसी भी तरह का बुखार, थकावट या बीमारी का संकेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो मंजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन मंजू उसे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शर्मा के चली गई होगी, दोबारा जरूर आएगी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया, जो उसने कहा था कि वो दीपक को बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा लेगी। वो अपने डॉक्टर से भी मिला और इस बार उसके हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल सेफ था। अब वो उस लड़की का पता ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की यानी मंजू उसे कहीं नहीं मिली। आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक की कौन थी, जिसने उसे जिंदगी दी लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एक प्यार करने वाली चुड़ैल तो नहीं थी। 16 जुलाई 2012, कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौट रहे थे। वो सब हॉलिडेज एंजॉय करने के बाद वापस अपने होम टाउन लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा,
क्या बहाना है? तो तेरे कहने का मतलब है कि रात को ये रास्ता अपने आप लंबा हो गया है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने अब तक कभी रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है। वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए। अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद का नजारा इससे भी भयानक होने वाला था। भागो सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुकना मत। सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे और फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल, क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? कोशिश तो कर ही रहा हूं। साहिल गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी
उन्हें दिखता है कि अब वो दूर खड़ा शैतान अमित के जिस्म को खाने के बाद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अब तेज हो चुका था और वो गाड़ी के लगभग नजदीक पहुंच ही गया था। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया और अनिकेत ने खिड़की से बाहर अपनी मुंडी निकाली, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही शैतान है। तभी उस शैतान ने अनिकेत के सिर को अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डर गए और जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए चुपचाप लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर उसे राजीव एक कोने में दिखा। वो शैतान लंबे नाखून और अपनी धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। उसका भी सिर धड़ से जमीन पर आ पड़ा। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिस वजह से वो बच गया। 16 दिसंबर 2012 की रात कसैड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतहा रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतहा सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे उसी कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके।